का भारत की एक बहुत बड़ी समस्या है पानी की। हमारे जोधपुर में 3 दिन में एक बार पानी आता है, कभी 2 दिन में एक बार पानी आता है, वो भी 2 घंटे 3 घंटे के लिए। दिल्ली में भी यमुना नदी बहती है, वहाँ पे भी पानी 2 घंटे 3 घंटे ही आता था। अनिल जैन साहब, अनिल जैन जी हैं। अनिल जैन जी हैं। अनिल जैन, ए.के. जैन साहब, ए.के. जैन साहब, अनिल जैन, सी अनिल कुमार जैन चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ साथ मैक्रो इकोनॉमिस्ट और एक ऑथर भी है। आज की वीडियो में इन्होंने हमें इंडियन इकोनॉमिक और वाटर सप्लाई की एक बड़ी दिक्कत के बारे में बताया। अगर आप हिंदुस्तान का मैप देखते हैं, यहाँ 100 से ज्यादा नदियां हैं, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी और उधर गुजरात से लेके आसाम। तो इंडिया कवर हो जाता है उसमें, पूरा इंडिया कवर हो जाता है। तो हम ये भी जानते हैं कि नदियों में मीठा पानी होता है। नदियों का जो एंड है दैट इज अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। बड़ी विचित्र बात है कि इतना सारा मीठा पानी समुद्र में बह रहा है। जब मैंने दूसरे देशों की स्टडी की, यूएस की स्टडी की, ऑस्ट्रेलिया की स्टडी की, तो बड़ी एक विचित्र बात नजर आई। वो लोग क्या करते हैं, उनका इतना सारा जो नदियों का पानी है वो समुद्र में नहीं जा रहा। उस समुद्र में जाने के पहले वो क्या करते हैं, जहाँ पे 3 फसल हो सकती है वहाँ पे केवल 1 फसल होती है। राजस्थान की जमीन तो बहुत उपजाऊ है, पर केवल 1 फसल निकाल के हम खुश हैं। बाजरे की 2 फसल भी नहीं निकाल पाते यहाँ पे। रीजन कि जब आदमी के पास ज्यादा पैसे होते हैं तो ज्यादा पानी खर्चता है। एक गरीब आदमी को नहाने के लिए आधी बाल्टी चाहिए, एक रईस आदमी को नहाने के लिए 20 बाल्टी चाहिए, उसको पूरा टब चाहिए नहाने के लिए, उसको स्विमिंग पूल चाहिए, उसको पीने के लिए भी पानी ज्यादा चाहिए। चाइना की भी तो पॉपुलेशन थी, हमसे ज्यादा थी, तो चाइना में ग्रोथ नहीं हुई क्या? हर साल 1 लाख से ज्यादा लोग जो हाई नेटवर्थ लोग हैं, ये हमारे देश को छोड़ के दूसरे देश की सदस्यता, सिटीजनशिप ले रहे हैं। उसको जो भी तनख्वाह मिलती है 1 लाख 1.5 लाख, उसके ऊपर सबसे पहले वो इनकम टैक्स देता है। इनकम टैक्स के बाद में कई जगह पे प्रोफेशन टैक्स भी देता है। उसके बाद में वो जीएसटी पे कर, कोई भी चीज वो कंज्यूम करता है, हर चीज के ऊपर जीएसटी। कोई चीज खरीदता है, आपकी इनकम के ऊपर टैक्स पे ही कर चुके हैं। तो या तो इनकम टैक्स छोड़ दो, खत्म कर दो। दिस इज टैक्स टेररिज्म। बिजनेसमैन को इस ये की इतनी नीड क्यों रहती है? नमस्कार अनिल सर, कैसे हैं आप? ऑल गुड, ग्रेट सर, नाइस टू सी यू पुलकित जी हियर। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। सो सर, जितना आपके बारे में हमने सुना, उस बारे में हमने सोचा कि आपको रीच आउट करें और आपके बारे में सुने। सो हाल ही में आप अभी एक मिशन पे हैं, एक अभियान में हैं, फाउंडेशन के बारे में बता सकते हैं क्या चल रहा है? वेल पुलकित जी, पहले तो थैंक यू वेरी मच, आपने मेरे बारे में सुना और आप आए यहाँ मिलने के लिए। आई एम इंडीड वेरी थैंकफुल टू यू। और लास्ट आपसे मुलाकात हुई तो हमने बहुत सारी चीज़ों पे जिक्र किया और शायद दैट इंस्पायर्ड यू फॉर दिस पॉडकास्ट। वेल, जैसे अभी आपने कहा क्या चल रहा है, बड़ा मुश्किल सवाल है। बहुत कुछ चल रहा है देश में, विदेश में और हमारे यहाँ पे भी। पर्सनली आई थिंक जहाँ आप फोकस करना चाह रहे हैं वो सवाल है, मुझे लगता है मेरी किताबों के लेके। मेरी किताबों जो अभी मेरी किताबें प्रकाशित हुई, 2 किताबें, भारत द डेवलपमेंट डायलेमा एंड रिवर वाटर रिचार्ज। आई थिंक उसको लेके कहीं आप टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि कोविड के समय बहुत समय मिला और उस समय अध्ययन करने का अवसर भी मिला क्योंकि और कोई काम नहीं था। तो जिस समय कोविड था और उस समय देखा हमने कि जब बहुत कुछ रीडिंग मटेरियल भी ऑनलाइन मिल गया था, तो देखा भारत की एक बहुत बड़ी समस्या है पानी की। बिल्कुल। और पानी की समस्या हम सब जानते हैं, जल ही जीवन है। राजस्थान में हमने देखा, हमारे जोधपुर में 3 दिन में एक बार पानी आता है, कभी 2 दिन में एक बार पानी आता है, वो भी 2 घंटे 3 घंटे के लिए। और भी मैं दिल्ली रहता था, 40 साल करीब मैंने दिल्ली में निकाले। दिल्ली में भी यमुना नदी बहती है, वहाँ पे भी पानी 2 घंटे 3 घंटे ही आता था दिन में। तो कुल मिला के अपन हिंदुस्तान में कहीं पे भी जाएं, पानी की समस्या है। तो इस बारे में मेरी इच्छा हुई कि ये समस्या क्यों है, क्या समाधान हो सकता है, इसके बारे में थोड़ी स्टडी करी। क्या ये समस्या दूसरे देशों में है या केवल हमारे हिंदुस्तान में है?
तो ये सब बातें जब स्टडी करी, इंटरनेट पे आजकल सब सुविधा उपलब्ध है, सब तरह की मैगजीन्स हैं, सब तरह के पेपर्स रिसर्च पेपर्स अवेलेबल हैं, तो कुछ ऐसा लगा कि भारत में पानी तो बहुत है, पानी की कहीं कोई कमी नहीं है। अगर आप हिंदुस्तान का मैप देखते हैं, ज्योग्राफिकल मैप, यहाँ 100 से ज्यादा नदियां हैं जो पूरे देश में बहती हैं, नॉर्थ टू साउथ, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी और उधर गुजरात से लेके आसाम तक। इंडिया कवर हो जाता है उसमें, पूरा इंडिया कवर हो जाता है। तो नदियां तो चारों तरफ है। अच्छा, हम ये भी जानते हैं कि नदियों में मीठा पानी होता है, और हम सभी ये भी जानते हैं कि नदियों का जो एंड है, अल्टीमेट डेस्टिनेशन, दैट इज अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। बड़ी विचित्र बात है कि इतना सारा मीठा पानी हमारा, जिसके लिए हम सब तड़प रहे हैं, किसान तड़प रहा है, घरों में पानी नहीं मिल रहा, इंडस्ट्री को पानी नहीं मिल रहा, और पूरा का पूरा पानी समुद्र में बह रहा है। ये एक बड़ी विचित्र सी बात थी। तो मुझे लगा कि इसके ऊपर स्टडी करना चाहिए, ऐसा क्या है। हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने अरबों रुपए खर्च कर दिए, 80 साल की कोशिश कर ली, चाहे कोई भी गवर्नमेंट आई, सब ने कोशिश की, और हर बजट में हम देखते हैं पानी के ऊपर करोड़ों रुपए का एक प्लानिंग होती है, एक आउटले होता है कि हिंदुस्तान में पानी देना है, जल मिशन वगैरह अनेक योजनाएं हम बराबर सुनते रहते हैं, टीवी पे भी देखते रहते हैं, और गवर्नमेंट भी काम कर रही है। हर घर में जल और हर घर में नल वगैरह आदि के स्लोगन्स भी चलते रहते हैं। तो ये समझ में आया कि ये अभी तक हो क्यों नहीं रहा, पानी क्यों नहीं मिल रहा है। मैंने कहा देखते हैं दूसरे देशों में क्या हो रहा है। जब मैंने दूसरे देशों की स्टडी की, यूएस की स्टडी की, ऑस्ट्रेलिया की स्टडी की, तो बड़ी एक विचित्र सी बात नजर आई। वो लोग क्या करते हैं, उनका इतना सारा जो पानी है, जो नदियों का पानी है, वो समुद्र में नहीं जा रहा। उस समुद्र में जाने के पहले वो क्या करते हैं, नदी के दोनों तरफ कुएं खोद देते हैं, और उस कुओं में नदी से पानी कुओं में ट्रांसफर कर देते हैं, स्टोरेज करना चाहिए। दिस वॉज समथिंग, मेरे को बड़ा ताजुब हुआ कि ये क्या है। इसके ऊपर जब ज़्यादा मैंने स्टडी करी तो मुझे लगा कि यस, दिस इज ए प्रॉबेबली ए परफेक्ट सोल्यूशन फॉर ए कंट्री लाइक इंडिया, जहाँ पे नदियों की कमी नहीं है, और कुएं खोदना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। मेरे को लगता है अकबर बादशाह भी अपने ज़माने में कुआं खोदा करते थे, और आज तो बहुत नई नई तकनीक आ गई है, नई नई मशीनें आ गई हैं। आज किसी को, मशीन वाले को बुलाओ, कुआं खोदने वाला 24 घंटे में कुआं खोद देता है, और कुआं खोदने में ज़्यादा लागत भी नहीं आती है। मैंने देखा, जब मैंने ये स्टडी करी और मैंने ये किताब पब्लिश की, रिवर वाटर रिचार्ज, इसी सब्जेक्ट के ऊपर, सभी इसके जितने भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती थी, इसके जो भी इस बारे में जो कुछ भी हो सकता था, सब इंफॉर्मेशन को मैंने कलेक्ट किया, और कलेक्ट करके मुझे लगा कि ये किताब के रूप में अगर ये मैं अगर प्रोड्यूस कर सकूं और डिलीवर कर सकूं टू कंसर्न्ड अथॉरिटीज़, मे बी दैट वन डे इट बिकम्स ए ऑफिशियल स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक योजना बन सकती है जिससे कि पूरे देश में पानी मिल जाएगा। तो कुल मिला के ये लगा कि ये योजना से अगर पानी दिया जाए तो कुएं, अगर हमारी जो नदियां हैं, जैसे गंगा नदी है, गंगा नदी करीब 4025 किलोमीटर लंबी है, और इस 4000 किलोमीटर की लेंथ के जो उत्तराखंड से निकलती है, यूपी में जाती है, बिहार में जाती है, बंगाल में जाती है, और अल्टीमेटली बंगाल की खाड़ी में मर्ज हो जाती है। तो अगर गंगा नदी के दोनों तरफ 1-1 किलोमीटर पे अगर हम कुएं खोद देते हैं, और जो नदी का पानी है उसका थोड़ा सा हिस्सा, 10%, मैं पूरा पानी नहीं बोल रहा हूँ, मैं इकोलॉजिकल बैलेंस को बिगाड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं नहीं कहूँगा कि आप नदी का पूरा पानी कंज्यूम कर लीजिए, क्योंकि नदी में मछलियाँ भी हैं। वी वुड नॉट लाइक टू किल दोज फिशेज ऑल्सो, बिकॉज वहाँ पे भी एक इकोलॉजी का इश्यू आता है। मैं उनसे यही कहूँगा, आपसे यही निवेदन करूँगा गवर्नमेंट से, कि इसका 20% पानी जो मेरा समुद्र में जा रहा है, इसको अगर हम
इसमें कुओं में डाल देते हैं, जिसको हम रिवर वाटर रिचार्ज सिस्टम कहते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऑस्ट्रेलिया में भी इस तरह का काम होता है, साउथ अफ्रीका में भी होता है, हॉलैंड में भी होता है, अमेरिका में भी होता है, इजराइल में भी होता है। वो लोग सब रिवर वाटर रिचार्ज सिस्टम को, इस मेथड को यूज़ करते हैं पानी के संकलन के लिए, पानी के स्टोरेज के लिए, क्योंकि ये तो एक नेचुरल स्टोरेज है। जब कुएं में पानी डालते हैं, हम सब जानते हैं कि ज़मीन के नीचे जल धाराएं हैं, पानी की जो वाटर चैनल्स हैं उनका जाल बिछा हुआ है। हम कहीं पे भी कुआं खोदते हैं तो अल्टीमेटली पानी तो निकलता ही है। तो इसका मतलब है कि आप जब कुआं खोदते हैं और कुएं में पानी डालते हैं तो वो पानी आगे बढ़ जाता है और वो पूरा का पूरे हमारे देश में फैल जाएगा, और इससे जो जल स्तर है, जो भूमिगत जल का स्तर जो नीचे जा रहा है, क्योंकि किसान हमारे जो खेती करते हैं ट्यूबवेल से खेती करते हैं, तो किसान जब पानी निकालता है तो पानी का स्तर नीचे जाता है। मुझे याद है 1985 में मैं जब पंजाब गया था, जहाँ पे खेती होती है, पंजाब के खेत मैंने देखे थे। उस समय वहाँ पे पानी था कोई 40 फीट, 50 फीट पे, 60 फीट पे। अभी मेरे को बताया गया पंजाब में पानी चला गया 400 फीट, 500 फीट पे। आप इमेजिन, क्योंकि किसान तो पानी निकाल रहा है, पानी डालने की तो कोई व्यवस्था नहीं है, पानी रिप्लेस कर, जैसे आप तेल निकालते हैं वैसे पानी निकाल रहे हैं और पानी खत्म होता जा रहा है। व्हाट नाउ वी आर प्रपोजिंग इज कि इस पानी को जमीन में डालने की व्यवस्था की जाए। तो ये रिवर वाटर रिचार्ज सिस्टम है, एक तरफ से पानी डालेगा और जब पानी कुएं में जाएगा, वो जितनी वाटर चैनल्स के मदद से, क्योंकि दे आर नेचुरल वाटरवेज भगवान की बनाई हुई हमें दी हुई है, तो वाटर चैनल से पानी आगे बढ़ेगा और पूरे देश में पानी फैल जाएगा। यही मोटा मोटी स्कीम है, और इसके ऊपर पूरी डिटेल्स मैंने बुक्स में, इसके टेक्निकल साइड के क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, हिंदुस्तान में ये काम क्यों नहीं हुआ, उसके बारे में भी मैंने जिक्र किया है। और भी कुछ इश्यूज इससे रिलेटेड मेरे को मिले, जैसे भारत सरकार की एक योजना है नदियों को जोड़ने की, उसके बारे में भी मैंने इसका जिक्र किया है कि वो योजना अभी तक लागू क्यों नहीं हुई। काफ़ी सालों से उसके ऊपर जिक्र हम सुनते जा रहे हैं कि भारत सरकार नदियाँ जोड़ रही हैं, उसका भी मैंने जिक्र किया है, वहाँ पे क्या प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज़ वगैरह हैं। तो कुल मिला के अभी पानी के ऊपर मेरा फोकस है इस समय, एंड आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ पुलकित जी की जल्दी ही गवर्नमेंट प्रोएक्टिवली कोई ना कोई इसके ऊपर, क्योंकि हम मोदी जी को बराबर ये स्कीम भेज रहे हैं, हमने उनको राइटिंग में पूरे के पूरी स्कीम भेज दी है, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ए प्रॉपर रिस्पॉन्स, पॉजिटिव रिस्पॉन्स, and if I could contribute in any further way, I will definitely very happy to do that. सर एक क्वेश्चन ये है मेरा कि रूरल एरिया में ज़्यादा पानी की कमी देखने को मिलती है कि मॉडर्न सिटीज़ में, क्योंकि अभी हाल ही में मुंबई में भी वाटर शॉर्टेज देखने को मिला है काफ़ी ज़्यादा। बात रूरल और अर्बन एरिया की नहीं है, पानी की शॉर्टेज सब जगह है। रूरल एरिया में किसान आज भी खेती के लिए बारिश पे डिपेंडेंट है। वो देखता है, खेत को जोत के बैठ जाता है और वो वेट करता है कि जब आसमान से पानी गिरेगा तो मैं बीज डालूंगा। आज रूरल एरिया में अगर पानी होता तो किसान क्यों बारिश की तरफ देखता। आज हमारी जहाँ पे 3 फसल हो सकती है, वहाँ पे केवल 1 फसल होती है। जमीन है, हम जमीन को यूज नहीं कर पा रहे। खेती की जो जमीन है जहाँ पे हम 3 फसल निकाल सकते हैं, अगर पानी हमें मिल जाए साल भर। आज बहुत सारा ऐसा, राजस्थान में एग्जाम्पल ले लीजिए, राजस्थान की जमीन तो बहुत उपजाऊ है, पर केवल 1 फसल निकाल के हम खुश हैं बाजरे की, 2 फसल भी नहीं निकाल पाते यहाँ पे। रीजन, पानी अवेलेबल नहीं है। तो आप इमेजिन कीजिए कि अगर रूरल एरिया में पूरा पानी मिल जाए तो किसान कितना खुश हो जाएगा, किसान की खुशहाली कितनी बढ़ जाएगी। हमारी जीडीपी पे इफेक्ट देखिए कि अगर किसान 3 फसल निकालता है तो जीडीपी विल प्रोबेबली जंप बाय 35-40%। और जहां तक बात कर रहे हैं अर्बन एरिया की, आपने बात की बम्बई की, तो देखिए सब ऐसा है। जो पानी के साधन हैं, जो पानी फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं, वो तो वही पुराने हैं, उनकी कैपेसिटी नहीं बढ़ रही है, पॉपुलेशन तो बढ़ती जा रही है। बम्बई में जहाँ एक 40 मंजिल की बिल्डिंग होती थी, वहाँ 20-40 मंजिल की बिल्डिंगें आ गई। नंबर ऑफ पीपल आर गोइंग
जो वहाँ की बॉम्बे की पॉपुलेशन है वह बढ़ रही है। बिसाइड्स एक और रीज़न है, एफ्लुएंसी बढ़ रही है। एफ्लुएंसी बढ़ने से क्या होता है कि जब आदमी के पास ज़्यादा पैसे होते हैं तो ज़्यादा पानी खर्चता है। उसको, एक गरीब आदमी को नहाने के लिए आधी बाल्टी चाहिए, एक रईस आदमी को नहाने के लिए 20 बाल्टी चाहिए, उसको पूरा टब चाहिए नहाने के लिए, उसको स्विमिंग पूल चाहिए, उसको पीने के लिए भी पानी ज़्यादा चाहिए। तो जैसे जैसे एफ्लुएंसी आती है शहरों में, चाहे बम्बई की बात नहीं, जितनी जैसे जैसे एफ्लुएंसी आएगी वैसे वहाँ पे जो कंजम्पशन फैक्टर है, वो चाहे पानी का हो, चाहे वो बिजली का हो, चाहे किसी और खाने का हो, एफ्लुएंसी के साथ में हर चीज़ का कंजम्पशन बढ़ता है। इसीलिए हमारी जीडीपी बढ़ती है पर कैपिटा इनकम के साथ में। तो बॉम्बे के अंदर अगर यही वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की कैपेसिटी बढ़ा दी जाए, जितना पानी चाहिए उतना फिल्टर किया जाए, पानी की कोई कमी मुझे नहीं लगता बम्बई में। बम्बई के आसपास पानी बहुत है, बट ओनली थिंग इज उसका फिल्ट्रेशन होना, उसका डिस्ट्रीब्यूशन होना, कहीं ना कहीं वो एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है, और उसको सॉर्ट आउट करोगे तो बॉम्बे में कभी पानी की कमी नहीं होगी। और बीच में हुई थी, आई थिंक नाउ दे हैव रिजॉल्व्ड द इशू। अगर जितनी भी सेक्टर हमारे इंडिया में हैं, जिसमें भी जहाँ पर भी वाटर का यूज आ रहा है और वहाँ पर सबसे मेजर रोल ही वाटर का है, ऐसे कितने सेक्टर हैं और वो इम्पोर्टेंट कौन कौन से सेक्टर हो सके? एग्रीकल्चर तो है ही है। मैंने कहा पानी तो हर एक को चाहिए। पानी के अगर जल नहीं तो जीवन नहीं। और चाहे इंसान हो तो इंसान को तो पानी चाहिए, जानवर है तो जानवर को पानी चाहिए। आप कोई इंडस्ट्री चलाना चाहते हैं तो कोई इंडस्ट्री बताइए जो बगैर पानी के चला सके आप कोई भी सेक्टर ले लीजिए जीवन का जहाँ पे पानी नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है, तो पानी तो हर जगह रिक्वायरमेंट है, और इससे बेसिक रिक्वायरमेंट। और इंसान को तो पानी चाहिए, वो तो पीने के लिए भी चाहिए, और अदर यूजेस भी हैं। लग्जरी, जैसे आपने कहा, लग्जरी यूजेस भी हैं, बट लग्जरी यूजेस का होना अपने आप में कोई दिस इज नॉट अ नेगेटिव, इट शुड नॉट बी टेकन नेगेटिवली, बिकॉज विथ एफ्लुएंसी द कंजम्पशन शुड गो अप। क्यों नहीं? Why one should not have a swimming pool if one can afford it? Exactly. And why he should not be given adequate water for that purpose? If when one can afford it, one can construct it, one can enjoy it. So ऐसा मिसयूज वाला बात तो नहीं है। और बहुत सारी इंडस्ट्रीज हमारी है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, डाइंग इंडस्ट्री है, प्रिंटिंग इंडस्ट्री है। इन सब इंडस्ट्रीज में और बहुत सारी इंडस्ट्रीज है जिसमें पानी, चाहे वो शुगर मिल हो, पानी तो चाहिए इंडस्ट्री को भी, और फार्मिंग में तो पानी चाहिए, उसके बगैर तो क्या प्लांटेशन हो सकती है। तो मेरे को नहीं लगता कि कोई भी सेक्टर ऐसा है। एनिमल्स हैं, एनिमल्स को भी पानी चाहिए, चिड़ियों को पानी चाहिए। अगर आप पानियों के बगैर तो क्या जीवन है? आई थिंक दिस इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ, जैसे हवा की जरूरत है वैसे पानी की जरूरत है। सर, आपने जितना भी वाटर स्ट्रक्चर बताया, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बताया कि वहाँ पे खुदाई करवाना फिर बनाए, ये किसी भी फ्लड या हैवी रेनफॉल या किसी भी डिजास्टर की वजह से कोई डैमेज हो सकता है, या मतलब इसके लिए कोई बैकअप, मैं कोई बैकअप प्लान ही पूछ रहा हूँ अगर कुछ डैमेज होता है किसी कारणवश? आप शायद इंडिकेट कर रहे हैं फ्लड से क्या नुकसान हो सकता है, फ्लड से हैबिटेशन को क्या नुकसान होता है। तो नेचुरली जब पानी बहुत, फ्लड का क्या अर्थ होता है कि बहुत बड़ी तादाद में पानी इकट्ठा आ जाए और वो रिवर बैंक्स को क्रॉस करके जहाँ हैबिटेशन है, जहाँ लोग रहते हैं, उन एरियाज में वो पानी चला जाए, दैट इज़ फ्लड। तो डेफिनेटली वो जब सरप्लस पानी आता है तो वो शहरों में जब घुसता है तो पूरे शहर को डैमेज करता है, लोगों की लाइफ को इफ़ेक्ट करता है, प्रॉपर्टी को डैमेज करता है, गाड़ियाँ बह जाती हैं, पूरी की पूरी फसल खत्म हो जाती है, खेतों की फसल। अगर बाढ़ का पानी खेतों में घुस जाए तो फसल खत्म हो जाती है, बाढ़ में जानवर बह के चले जाते हैं। तो पूरी की पूरी इससे नेचुरल कैलेमिटी, इससे डिजास्टर
सो कोई भी अगर इस तरह की कैलेमिटी आती है तो नुकसान तो होता ही है. सो व्हाट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट द एडमिनिस्ट्रेशन शुड हैव ए गुड फ्लड मैनेजमेंट, एक्स्ट्रा सरप्लस वाटर मैनेजमेंट. और वहाँ पे अगेन वही बात आती है कि जो एक्स्ट्रा पानी आ रहा है इसको अगर प्लानिंग के साथ में यूज करने की कोई स्कीम बनाई, जैसे जैसे हमारा रिवर वाटर रिचार्ज है, अगर ये सरप्लस पानी अगर हम कुओं में डालने की कोशिश करें इसका थोड़ा सा भी हिस्सा, तो पानी बहुत अच्छा उपयोग हो सकता है, पानी की वेस्टेज नहीं होगी. सो आई थिंक दैट इज द वे इट इज. सर आपके ये इस मिशन से तो मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ कि आपका प्लानिंग बहुत अच्छी है और इंडियन गवर्नमेंट को सुननी भी चाहिए. मैं थोड़ा टॉपिक से थोड़ा अलग जाता हूँ. रिसेंट आपने मेरे को लास्ट टाइम बताया था कि शिवमपुरम में एक प्रोजेक्ट है, मैं उस पर काम कर रहा हूँ. मैं आगे तक बात पहुँचाना चाह रहा हूँ, मेरे को उसके बारे में सुनना है कि वो क्या था. देखिए, आपने जैसे बोला पानी की, हम लोग बेसिकली, आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन. और बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट मुझे बहुत अवसर मिला. आई ट्रेवल टू ऑलमोस्ट 60 कंट्रीज. अलग अलग देशों में जाने का मौका मिला फॉर माई बिजनेस एज वेल एज फॉर माई लीजर. घूमने फिरने के लिए भी गए, तो इतने सारे कंट्रीज में गए तो बहुत कुछ देखने को, सीखने को अवसर मिला. मतलब जो हम कुएं में रह रहे थे, भारत नाम के कुएं में रह रहे थे, इस कुएं से बाहर निकल के उन 60 देशों में बहुत कुछ उनके साथ, वहाँ के लोगों के साथ रहने का अवसर मिला. बहुत सारे लोग दिल्ली आते थे, बाहर के लोग, उनसे भी मिलने का अवसर मिला. मुझे एक जमाने में मदर टेरेसा के साथ में काम करने का अवसर भी मिला जब व्हेन आई वाज इन कैलकाटा. तो वहाँ पे बहुत सारे वॉलंटियर्स वगैरह आते थे फॉरेन के, एंड दे यूज्ड टू वर्क इन मदर टेरेसा होम्स, ओल्ड एज होम्स, ऑर्फेनेजेस वगैरह में. वहाँ के वॉलंटियर्स आते थे, एंड वॉलंटियर्स यूज्ड टू बी यंग किड इन द एज ऑफ 15 to 25 मैक्सिमम. वो स्टूडेंट्स होते थे पैसा बचा के. तो बहुत सारी इन सब चीज़ों से सीखने को अवसर मिला. बात करी आपने शिवापुरम की, तो क्योंकि मैंने मदर टेरेसा के यहाँ काम किया हुआ था, तो मेरे कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड था, सोसाइटी में भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं और बुजुर्ग हैं जिनको केयर की ज़रूरत होती है. उनकी जो घर में जो होते हैं, उनके अपने घर होते हैं, कहीं ना कहीं वहाँ पे कुछ इश्यूज होते हैं, और देर इज़ ए पोटेंशियल फॉर दीज होम्स वेयर वी कैन टेक केयर ऑफ सीनियर सिटीजन्स. एक बहुत बड़ी ये नीड है, और प्रॉबेबली आगे आने वाले टाइम में ये नीड बढ़ेगी. खैर, एक ये इशू था. दूसरा इशू, जब आप शिवापुरम की बात करते हैं, तो मुझे ये बात शायद 2014 की है. एक बार हम लोग कोई मीटिंग कर रहे थे, और उसमें एक हमारे बीजेपी के लीडर भी थे, मुरली मनोहर जोशी साहब. उस समय बीजेपी के बहुत ही सीनियर लीडर हुआ करते थे. वहाँ पे कोई जिक्र हो रहा था, तो पता लगा कि अमेरिका से राष्ट्रपति आ रहे हैं, ओबामा साहब. ये शायद 2014 की, मोदी साहब के आने की बात है. मोदी साहब ने आई थिंक 26 जून को अपना कार्यकाल शुरू किया था, और उसके एक महीने बाद की बात है. तो ऐसी बातचीत चलेगी वहाँ पे. आई डोंट नो क्या रेफरेंस था, मुझे याद नहीं है, कि ओबामा साहब को हम ताजमहल दिखाने ले जा रहे हैं. ऐसी बात आई. मैंने कहा, साहब ताजमहल तो जरूर दिखाइए. डेफिनेटली आज 7 वंडर्स में से एक वंडर है, एंड डेफिनेटली वी आर ऑल प्राउड टू हैव ताजमहल इन आवर कंट्री. आज हमारे देश में ताजमहल है, और जितने भी भारत के टूरिस्ट आते हैं सभी देखते हैं, और हम भी सब जाते हैं ताजमहल देखने के लिए. हम बच्चों को भी ले जाते हैं. फिर मैंने कहा, कुछ ऐसा भी दिखाइए जो हमारी कल्चर से रिलेट करता हो, जो हमारे हेरिटेज से रिलेट करता हो. क्या हमारे पास में, तो कुछ इस तरह का डिस्कशन हुआ. तो ऐसा लगा कि अभी तक ऐसा, उस समय तक कोई और ऐसा नहीं था. सरदार पटेल की मूर्ति भी नहीं बनी थी, वो शायद ड्राइंग बोर्ड पे भी नहीं थी सरदार पटेल की मूर्ति. पता नहीं क्यों, मैंने, क्योंकि चाइना में जाके मैंने एक बुद्धा की मूर्ति देखी थी,
जिसको कहा जाता था कि वो 420 फीट की सबसे वर्ल्ड की सबसे ऊंची मूर्ति है, और वहां पे रोज के 50,000 से 1 लाख लोग उसको देखने के लिए आते हैं। तो मैंने भी उस मूर्ति को देखा, तो पीछे जहन में मेरे वो मूर्ति घूम रही थी। मैंने कहा हम ऐसी मूर्ति क्यों नहीं बना लेते, जहाँ 50,000 चाइना को टूरिस्ट मिलता है एक मूर्ति देखने के लिए, तो एक मूर्ति यार हम भी बना लेते हैं हिंदुस्तान में। तो मेरे मन में आया कि भगवान शिव की मूर्ति बना लो। मेरे मन में आया कि भाई शिव तो इज अल्टीमेट, जो हमारी हेरिटेज को रिलेट करते हैं, जिनको हम सब आदर के भाव से देखते हैं, रिलीजियस भी है, कल्चरली भी, हर तरह से। तो मैंने कहा एक भगवान शिव की अगर मूर्ति बनाए और चाइना की मूर्ति से भी ऊपर बनाई जाए। मैंने कहा चाइना की तो क्या है, 420 फीट की है, हम क्यों नहीं 600 फीट की मूर्ति। तो देन आई स्टार्टेड मीटिंग पीपल एंड टॉकिंग एंड राइटिंग ईमेल्स एंड ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग स्टार्टेड हैपनिंग आउट ऑफ माय क्यूरियोसिटी, क्योंकि आई वाज ऑलवेज इंटरेस्टेड समथिंग मोर देन माय ओन प्रोफेशन। इधर उधर ज़्यादा ध्यान रखता था मैं अपने प्रोफेशन से। तो मुझे लगा कि जब मैंने कुछ ईमेल्स वगैरह भेजी, तो मुझे ऐसा लगा कि वी कैन ऑल्सो डू वेरी इजीली दिस, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। और फिर बहुत सारी ईमेल्स वगैरह, बहुत सारा जिक्र हुआ, मीटिंग्स हुए, और मेरे ऑफिस के सामने भी एक बहुत बड़ी हनुमान जी की मूर्ति थी 108 फीट की। हमारी दिल्ली की हनुमान जी की मूर्ति ठीक मेरे ऑफिस के सामने होती थी, और मेरे चैम्बर से मैं रोज हनुमान जी के दर्शन करता था। मुझे लगता था अगर हनुमान जी 108 फीट के यहाँ हैं, तो क्यों नहीं भगवान शिव की भी एक मूर्ति इसी तरह की बन सकती है। तो कुल मिला के फिर मैंने इस प्रोजेक्ट को डेवलप करने की कोशिश की, और इसका नाम रखा शिवापुरम। ये शिवापुरम कुछ डेवलप करते करते इस तरह बना कि मेरे जहन में बहुत कुछ था। एक मैंने वेनिस देख रखा था, तो वेनिस से मैं बहुत ही इंस्पायर्ड था। तो मैंने कहा शिव जी के चारों तरफ नदियाँ बना दी जाए, 4-5 नदियाँ, जिसमें 10-15 हज़ार बोट चला सको। उसके बाद बहुत सारे गार्डन्स देख रखे थे, तो मुझे लगा चारों तरफ गार्डन्स बना रखो। क्योंकि मैंने मदर टेरेसा के साथ में काम किया था, तो मैंने कहा क्यों नहीं 7-8-10 हज़ार बच्चों के लिए एक ओल्ड बच्चों के लिए एक होम बना दिया जाए। इसी तरह से 8-10 हज़ार बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए होम बना दिया जाए। और ये सब मैंने जापान में एक ओल्ड एज होम देखा था। ओल्ड एज होम जहाँ पे 70 साल, 80 साल, 90 साल के लोग रह रहे थे और बहुत मस्ती से रह रहे थे। दे वर एंजॉइंग देयर लाइफ, एंड दैट ओल्ड एज होम था, इट वाज नॉट लेस देन 5 स्टार होटल। मतलब इतनी शानदार वहाँ व्यवस्था थी खाने पीने रहने की वगैरह। तो मुझे लगा एक 5 स्टार होटल जहाँ पे टाटा बिरला भी कहें कि हमें इस ओल्ड एज होम में जाके रहना है, तो मैंने कहा क्यों नहीं एक ऐसा कॉम्प्लेक्स डेवलप किया जाए जिसमें ओल्ड एज होम हो, बच्चों के लिए हो, हॉस्पिटल्स हो, वहाँ पे 4 बड़े बड़े स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स डाल दिए जाए, 30-40 होटल्स डाल दिए जाए, एक शहर बना दिया जाए। तो इस पूरे शहर की कल्पना की मैंने, एक फिल्म बनाई इसके ऊपर पूरी के पूरी। शायद वो फिल्म भी आपने देखी होगी, डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, ज़्यादा नहीं 5-6 मिनट की फिल्म है, पर मैंने उसमें पूरे प्रोजेक्ट को डाला है। और कोशिश की कि ये मैं अमित शाह साहब से भी मिला। उस समय दिल्ली में मैं था, उनको मैंने बताया, उन्होंने मेरे प्रोजेक्ट को बहुत अप्रिशिएट किया। मुझे मालूम नहीं, उन्होंने मेरे को कहा कि ये रिलीजियस मामला है तो आप आनंद सिंघल साहब से मिलिए। और आनंद सिंघल साहब उस समय शायद रिलीजियस सब्जेक्ट से ज़्यादा बीजेपी को में देखते थे, तो पर उस समय वो शायद एडमिट थे, और उनके बाद में अनफॉर्चुनेटली उनका हॉस्पिटल में शायद गुड़गांव में इंतकाल भी हो गया। पर कुछ थोड़ी कोशिश ज़रूर की मैंने, क्योंकि वो बहुत बड़ा ह्यूज प्रोजेक्ट था और इसमें बहुत सारे मंदिर और वगैरह की व्यवस्था थी, तो कुछ बात आगे बढ़ी नहीं। मेरी अभी भी इच्छा है, ईश्वर अगर भगवान शिव की कोई मेहरबानी हो जाए तो ये शिवापुरम बन जाए। I think this will be an iconic place। मैं अभी इतना टाइम नहीं है अगर मैं इसकी डिटेल्स को अगर डिस्क्राइब करूं, पर डेफिनेटली हिंदुस्तान में कोई ऐसा आदमी नहीं होगा
जो यहाँ पे नहीं आएगा। यहाँ पे हर आदमी के लिए व्यवस्था होगी, चाहे वो 10 रुपए के कमरे में रहना चाहता है, चाहे वो 25,000 रुपए रोज के कमरे में। दिस इज गोइंग टू बी ए कंप्लीट प्रोजेक्ट। एंड ये उस समय की बात है, ये प्रोजेक्ट जब मेरे मन जहन में आया था, जिस समय अयोध्या भी ड्राइंग बोर्ड पे नहीं था, अयोध्या का फैसला भी नहीं आया था, सरदार पटेल की मूर्ति भी ड्राइंग बोर्ड पे नहीं थी, और भी साउथ वगैरह में अब तो भगवान शिव की काफ़ी मूर्तियाँ वगैरह बन गई हैं। बट वेल, दिस वाज द आइडिया एंड दिस हैज़ बीन प्लेस्ड ऑन माय ब्लॉग ऑन इंटरनेट। बट देन लेट्स होप समथिंग वर्क्स आउट। आपने बताया कि आप काफ़ी देशों में घूमे हैं, काफ़ी जी। लोगों से मिले हैं जो देश के बाहर हैं। सर, अगर कंपेयर करें उनसे, हमारी इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है, अब तो नंबर 1 हो गई जी। देश में। तो सर, आज के टाइम पे जितनी प्रॉब्लम्स इंडिया में देखने को मिल रही हैं, कई हद तक उसमें हाथ अपनी पॉपुलेशन का भी है, किसी भी चीज़ को लेकर। अगर हमारी पॉपुलेशन इंडिया की कम होती तो कितनी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती, और कितने कम या ज़्यादा? वेल, आप शायद पॉपुलेशन को नेगेटिवली देख रहे हैं। आपको लगता है कि पॉपुलेशन होने से हमारा ग्रोथ नहीं हो रही, डेवलपमेंट नहीं हो रहा। मैं ऐसा नहीं मानता, क्योंकि मैंने चाइना को बहुत अच्छी तरीके से देखा हुआ है। चाइना की भी तो पॉपुलेशन थी, हमसे ज़्यादा थी, तो चाइना में ग्रोथ नहीं हुई क्या? क्यों चाइना बढ़ गया? एंड आई थिंक आज की तारीख में चाइना बीट्स यूएस, इट बीट्स रशिया। चाइना इज अ सुपर पावर, यू कैन नॉट डिनाई द फैक्ट। सच्चाई तो यही है। आप कोई भी फील्ड में देख लीजिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में देख लीजिए, एजुकेशन में देख लीजिए, पर कैपिटा इनकम देख लीजिए, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ देख लीजिए, उनके इंपोर्ट्स देख लीजिए, उनकी जीडीपी देख लीजिए, उनकी करेंसी की वैल्यू बढ़ती जा रही है। देयर इज अ कॉन्फिडेंस इन चाइना। चाइना का इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड ओवर देख लीजिए, कहाँ चाइना पीछे है? वहाँ पे भी तो हमसे ज़्यादा पॉपुलेशन थी। तो पॉपुलेशन इज नॉट ए लाइबिलिटी अकॉर्डिंग टू मी। पॉपुलेशन तो होना बहुत अच्छी बात है, और हमारे लिए तो और भी अच्छी बात है कि हमारी जो पॉपुलेशन है, फॉर्चुनेटली दे आर ऑल यंग ब्रीड्स। 25 साल 30 साल के लोग हमारे देश में हैं। 40 साल की मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन 25 साल 30 साल 40 साल वालों की है। तो ये तो बहुत बड़ा एसेट है। ये कहाँ लाइबिलिटी हो गए? हाँ, ये लाइबिलिटी क्यों लग रहे हैं आपको? इसलिए क्योंकि इनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही, इनको काम करने की सुविधाएं नहीं मिल रही। इनको फ्रस्ट्रेशन हो रहा है कि जब भी कोई काम करने जाते हैं तो कुछ माहौल ऐसा बना हुआ है कि आगे नहीं बढ़ पाते, कहीं ना कहीं अटक जाते हैं। इनको इनके मन में जो विचार हैं, इनके आज जितने स्टार्टअप्स आ जाते हैं, अनफॉर्चुनेटली कहना नहीं चाहिए, हमारे 80% स्टार्टअप्स फेल हो रहे हैं। क्यों फेल हो रहे हैं? फंडिंग मिल रही है, उसके बाद में फेल हो रहे हैं। क्या कोई स्टडी की गई है? आइडिया तो है, क्यों नहीं अमेरिका में जाके यही स्टार्टअप्स वहां जाके सक्सेसफुल हो जाते हैं? कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट नहीं मिलता, वो इतने ज़्यादा दूसरी चीज़ों में फंस जाते हैं। कभी पानी के कनेक्शन में फंस जाएंगे, कभी बिजली नहीं आएगी, कभी कोई जीएसटी का इशू बन जाएगा, कभी इनकम टैक्स में फंस जाएंगे, या दुनिया भर की कभी कोई फैक्ट्री इंस्पेक्टर आ जाएगा। मतलब पूछिए ही नहीं, मतलब कितने इंस्पेक्टर्स यहाँ आ सकते हैं, कितने डिपार्टमेंट से आपको डील करना पड़ेगा। एक जो एंटरप्रेन्योर यंग बच्चा है 25 साल का, जो इंटेलिजेंट है, जिसके पास स्कीम है, जिसके पास प्रोडक्ट है, जिसके पास पैसे भी हैं, वो भी उस चक्कर में फंस जाता है और अल्टीमेटली गेट्स फ्रस्ट्रेटेड एंड वाइंड्स अप। पूरा का पूरा खेल खराब हो जाता है सब कुछ अच्छा होने के बाद में। आप ताजुब करेंगे, रतन टाटा ने जिन स्टार्टअप्स को पैसा दिया, जो सपोर्ट किया, वो भी सब सक्सेसफुल नहीं हो पाए। रतन टाटा जैसे आदमी ने जिन स्टार्टअप्स को सपोर्ट किया, डेफिनेटली ही वाज ए वेरी वेरी इंटेलिजेंट एंड प्रैक्टिकल पर्सन। ऑफ कोर्स फिलैंथ्रोपिक ऑल्सो। टाटा ग्रुप पूरा ही फिलैंथ्रोपिक है, जेन्युइनली सपोर्ट करता है ह्यूमैनिटी को, चैरिटी को। तो उन्होंने जब इतना किया और उनके स्टार्टअप्स फेल हो गए, इज इट नॉट सरप्राइज? मुझे लगता है कि पॉपुलेशन होना बहुत अच्छी बात है। एक बड़ी विचित्र बात और है हमारे देश में, जो मैं देख रहा हूँ, एक नया ट्रेंड देख रहा हूँ।
हमारे यहाँ के जो बड़े जिनको हम पैसे वाले लोग कहते हैं ना हिंदी में, HNI, हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स, ये म्यूचुअल फंड वाले एक वर्ड यूज करते हैं, हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स। तो ये लोग जो हैं देश छोड़ के जा रहे हैं। ये एक बड़ी विचित्र बात है। एक गवर्नमेंट ने भी राज्यसभा में कोई क्वेश्चन पूछा था, उसका जवाब दिया। हर साल 1 लाख से ज्यादा लोग जो हाई नेटवर्थ लोग हैं, ये हमारे देश को छोड़ के दूसरे देश की सदस्यता, सिटीजनशिप ले रहे हैं। ऐसा क्यों? ये वो लोग हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल का मतलब ये होता है कि जरूर कोई ना कोई कारोबार कर रहा होगा, कहीं ना कहीं फैक्ट्री चला के पैसा कमाया होगा या चला रहा होगा, तो वो यहाँ से सिटीजनशिप छोड़ के जा रहा है, तो कोई ना कोई कारण तो होगा। क्यों इसके ऊपर स्टडी नहीं हो रही? ये पॉपुलेशन को ब्लेम करने की, जो एक हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल जाता है तो इमेजिन कीजिए कि उसमें कितना पोटेंशियल, अगर वो इंडिया में रहे और इंडिया में इन्वेस्टमेंट करे, कितने जॉब अपॉर्चुनिटीज वो क्रिएट कर सकता है, कितनी GST कलेक्शन करवा सकता है, कितना इनकम टैक्स कलेक्शन करवा सकता है, और कितनी हमारी सोसाइटी को ऊपर ले जा सकता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो थोड़ा सा प्रोएक्टिव पॉलिसीज की जरूरत है। बहुत कुछ हो रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बहुत कुछ हो रहा है ऐसा अपने देश में। नई नई स्कीम्स आ रही हैं और गवर्नमेंट अपने जितना कर सकती है उससे ज़्यादा कर रही है, वो भी है। पर मुझे लगता है कि जैसे मैंने अपनी किताब लिखी भारत द डेवलपमेंट डायलेमा, उसका भी विषय यही है कि ये गैप क्यों है। गैप है कहीं ना कहीं, हमारे डेवलपमेंट हो रहा है, फैक्ट्रीज लग रही हैं, पर सवाल ये है कि हमारे यहाँ का जो बड़ा इंडस्ट्रिस्ट है वो ऑस्ट्रेलिया में जाके माइंस क्यों खरीद रहा है, ऑस्ट्रेलिया में जाके फैक्ट्रियां क्यों लगा रहा है। हमारा टाटा ग्रुप चाइना में जाके और कोरिया में जाके फैक्ट्रियां क्यों लगा रहा है। आज ये फैक्ट्रियां इंडिया में भी लग सकती थी, क्यों वो जाके वहां पे इंग्लैंड और अमेरिका की ऑटोमोबाइल कंपनियां खरीद रहा है। कहीं ना कहीं हमारा इन्वेस्टमेंट बाहर जा रहा है। तो इन्वेस्टमेंट जब बाहर जा रहा है तो उसके साथ बहुत सारी चीज़ों हम लूज कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा जॉब पोटेंशियल लूज कर रहे हैं। अगर टाटा ग्रुप बाहर कंपनी खरीदने की जगह एक और कंपनी इंडिया में लगावे तो इमेजिन कीजिए कि कितने लोगों को नौकरी मिल सकती है। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि द पॉपुलेशन इज नॉट नेगेटिव। सर आपने रिसेंट में जो बुक लॉन्च करी थी भारत, इसमें भारत द डेवलपमेंट डायलेमा, सर इसमें आपने एक टैक्स टेररिज्म आपने टर्म यूज किया था और जिसमें आपने करप्शन को अपने बहुत ही विस्तार से बताया था। तो मैं चाहता हूँ कि टैक्स टेररिज्म क्या है और करप्शन आपके हिसाब से क्या है। वेल भाई साहब, आपने जो पूछा पुलकित जी, टैक्स टेररिज्म और करप्शन। टैक्स टेररिज्म क्या होता है? टैक्स टेररिज्म वो होता है जब आपकी कैपेसिटी से ज़्यादा आपसे टैक्स लेने की कोशिश की जाए गवर्नमेंट द्वारा। आज एक आम आदमी की एक लिमिटेड कैपेसिटी है, उसकी अर्निंग्स एक डेफिनेट अर्निंग्स है, और उससे ज़्यादा टैक्स लिया जाए जो उसकी कैपेसिटी में नहीं हो। दिस इज टैक्स टेररिज्म अकॉर्डिंग टू मी। आप देखिए, एक आदमी, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उसको जो भी तनख्वाह मिलती है 1 लाख 1.5 लाख रुपए जो भी मिलती है, 1 लाख के आसपास शुरू में मिलती है, उसके ऊपर सबसे पहले वो इनकम टैक्स देता है। इनकम टैक्स के बाद में कई जगह पे प्रोफेशनल टैक्स भी देता है। उसके बाद में वो GST पे करता है उसी इनकम पे जिस इनकम के ऊपर वो टैक्स दे चुका है। कोई भी चीज़ वो कंज्यूम करता है, चाहे वो खाना कंज्यूम करता है, चाहे वो रेंट देता है, चाहे हर चीज़ के ऊपर GST, कोई चीज़ खरीदता है, तो देयर इज ए काइंड ऑफ ए डबल टैक्सेशन। वो पिक्चर देखने जाता है तो पिक्चर वहाँ पे GST लगता है, पहले एंटरटेनमेंट टैक्स लगता है। तो कुल मिला के ये जो टैक्स है वो मल्टीपल लेवल पे चल रहे हैं। क्यों नहीं इसको पूरा एक लेवल पे, एक सिंगल टैक्स, इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ पे वी आर नॉट ए डेवलप्ड नेशन, जहाँ पे टैक्स को हम अफोर्ड कर सकते हैं। वी आर नॉट स्वीडन, वी आर नॉट डेनमार्क, वी आर नॉट नॉर्वे या दूसरे देश जहाँ पे हाई टैक्स को लोग अफोर्ड कर सकते हैं। आई विल यूज द वर्ड एफर्ड। तो ये जो कैपेसिटी से ज़्यादा जब टैक्स लिया जाता है, आपसे दिन भर GST आप पे करते हैं, आपकी इनकम के ऊपर टैक्स पे ही कर चुके हैं, तो या तो इनकम टैक्स छोड़ दो, ख़त्म कर दो,
या जीएसटी को कुछ इस तरह से करो तो डबल टैक्स का इफेक्ट दें। दिस इज टैक्स टेररिज्म मुझे लगता है। और जहाँ तक करप्शन की बात करते हैं, तो जहाँ आपको कहीं ना कहीं अपना काम करवाने के लिए कुछ पैसे फालतू देने पड़ते हैं, चाहे रेलवे में रिजर्वेशन नहीं हुआ तो आपको दिक्कत आती है, कोई कनेक्शन लेने जाते हो तो दिक्कत आती है, मतलब जगह जगह पे आप हर काम के लिए, सुविधा के लिए, अपनी सुविधा के लिए थोड़े पैसे फालतू देते हो। तो मुझे लगता है कि उसके ऊपर भी थोड़ा एक ये इशू है डेफिनेटली, दैट्स यू कैन नॉट यू नो। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जब बंद हुआ था तो वो इंडिया के जीडी पे और ग्रोथ में कितना इफेक्ट पड़ा था अगर कंपेयर करें अदर कंट्रीज के साथ में? क्योंकि नुकसान तो हुआ था, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि अगर दूसरी कंट्रीज के साथ में कंपेयर करें तो कितना नुकसान हुआ था, ज़्यादा कैसे कम? हाँ, आपके सवाल बड़े वाइड हो गए हैं। कहाँ आपने शुरू किया था, आप कहाँ पहुँच गए? अच्छा, कोई बात नहीं। Well, I've been talking on this subject frequently on television. Well, we all know that 85% of our oil is being imported. हमारे पास जो हमारा होम प्रोडक्शन है ऑयल का वो 15% है, और वो मोटा मोटी सभी कुछ हॉर्मुज के थ्रू ही आता है। वो रशिया से भी ऑयल खरीदो तो वहाँ से आता है, इराक से लो तो भी वहाँ से आता है, तो हॉर्मुज से निकलता है। अब हॉर्मुज बंद होने से क्या हुआ, वो सब ऑयल वहाँ रुक गया। अब इधर ऑयल की शॉर्टेज होना, और वी वर ऑल, अभी शॉर्टेज हुई तो नहीं, मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूँगा गवर्नमेंट को कि उन्होंने शॉर्टेज होने नहीं दी, पर एक साइकोलॉजी बन गई थी कि शॉर्टेज होने वाली, और कुछ ऑयल के दाम भी बढ़े, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के दाम भी बढ़े। जितना बड़ा हवा बनाया गया था उतना कुछ था नहीं, और ऑयल वापस मिल रहा है। डेफिनेटली ये जो साइकोलॉजिकल इश्यूज बने, इसमें लोगों ने दाम बढ़ा दिए, कंपनियों ने अपनी प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ा दिए। मुझे लगता है अनरीजनेबली। जितना बैकएंड प्राइस इंक्रीज नहीं था, सोर्स से जो प्राइस इंक्रीज नहीं था, इनपुट का प्राइस इंक्रीज नहीं था, उससे ज़्यादा जो प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने अपने, या जो भी इन बिटवीन इंटरमीडियरीज थे, उन्होंने अपनी प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ा दिए। इससे प्राइस राइज हो गया, तो नेचुरली उस प्राइस राइज का इम्पैक्ट तो हमारी इकोनॉमी पे आना ही था। तो हमारे यहाँ पे वो इम्पैक्ट इस वजह से ज़्यादा आया। और हमारे यहाँ क्योंकि ऑयल के इतने सारे लोग हैं, तो ऑयल का कंजम्पशन हमारे यहाँ ज़्यादा है। दूसरे देशों के मुकाबले में देश भी बहुत बड़ा है, और दूसरे देशों में भी इम्पैक्ट आया है। मुझे नहीं मालूम वहाँ पे कितना इम्पैक्ट आया है। डेफिनेटली वी आर ऑल अफेक्टेड बाय दैट, बट देन फॉर्चुनेटली ये वॉर जो थी एक स्टेज पे जाके रुक गई, और ऑयल प्राइसेस जो 130 पे चली गई थी, 120 पे ब्रेंट चला गया था, वो वापस 70 पे आ गया, 68 पे भी आ गया था, तो ऑलमोस्ट आधा हो गया। तो आई थिंक वी दिस ऑयल एंड हॉर्मुज इश्यूज आर प्रोबेबली रिजॉल्व्ड नाउ, एंड होपफुली ये जो नया कुछ हुआ है ये भी जल्दी से रिजॉल्व हो जाएगा। तो सर मेरे क्वेश्चंस ने काफ़ी वाइड एरिया पकड़ लिया है, तो मैं थोड़ा अभी स्टूडेंट्स के लिए आपसे पूछता हूँ, बिकॉज यू आर अ सीए, तो उनको सीए में अकाउंट मतलब क्या पैटर्न होना चाहिए एक स्टडी का, और उनको एग्ज़ाम किस तरह से क्रैक करना चाहिए, फाउंडेशन एग्ज़ाम, इंटरनल एग्ज़ाम और फाइनल एग्ज़ाम? कुछ छोड़ोगे नहीं क्या? कहाँ से कहाँ जा रहे हो? और मुझसे सीए वाला पुरानी बात होगी, जब हमने सीए किया था 1981 में, 1981 का था, जब व्हेन आई वाज एन स्टूडेंट एट एयर फर्गुसन्स मुंबई। आई डिड माय आर्टिकल्स फ्रॉम एयर फर्गुसन्स। तो हमने जो कुछ भी देखा तो उसी को मैं शायद कहीं वो मेरी मेमोरीज को मैं रिकलेक्ट करूँगा। मुझे लगता है कि सीए स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो सबसे बड़ा इशू क्या है जो मैं कहना चाहूँगा सीए स्टूडेंट्स को, इसे रेगुलर स्टडी नंबर 1। 1 महीने 2 महीने दिन भर पढ़ने से कोई एग्जामिनेशन आप पास नहीं करते, नंबर 1। नंबर 2, आपकी जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है ये सीरियसली होनी चाहिए। इसको मजाक में मत लीजिए, इसको डमी मत कीजिए।
जिस बच्चे ने भी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग अच्छी कर रखी है 3 साल की और रेगुलर स्टडी भले 1 घंटे रोज कर लो, 365 दिन कर लो, आई टेल यू नो वन कैन फेल इन सी एग्जामिनेशन, क्योंकि वो आपके पास में डेप्थ होगी। होता क्या है कि जब आप 1 महीना 1.5 महीना पढ़ते हो तो डेप्थ में तो जाते ही नहीं हो। तो ये आपने एक पैटर्न बताया, लेकिन लाइक इसमें भी जो क्वेश्चन पैटर्न इन तीनों एग्जाम में अलग अलग आते हैं। एक में आई गेस मैंने सुना था कि उसमें एमसीक्यूज आते हैं, और अब आपके टाइम पे शायद अभी तो चेंज हो गए काफ़ी एमसीक्यूज, फिर बाद में क्वेश्चन आंसर, इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मेन क्वेश्चन ये है कि अगर फाइनल एग्जाम क्लियर करने के बाद में भी वो किस डिपार्टमेंट में जाना ज़्यादा बेहतर रहेगा? देखिए, एग्जामिनेशन का पैटर्न चेंज होता रहता है और समय के साथ सब बदलाव आते हैं, चाहे वो एमसीक्यू हो, चाहे वो थ्योरी पेपर्स हो, कुछ भी हो, तो समय के साथ बदलते हैं और यहाँ पे भी वो चेंजेस आ रहे हैं। आई थिंक चेंजेस आर फॉर द गुड फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, राइट। अब रहा फ्यूचर में बच्चों को कहाँ जाना चाहिए, डेफिनेटली यू शुड ऑलवेज बी इनोवेटिव इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल। आप किसी पैटर्न पे चल के कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अगर सभी लोग कपड़ा बेच रहे हैं और आप भी एक कपड़े की दुकान खोल के बैठ जाएं तो वहाँ पे सक्सेस के चांसेस बहुत कम रहते हैं और मिलेंगे भी तो मार्जिन्स कम मिलेंगे। यू हैव टू बी रियली इनोवेटिव। तो यहाँ की सीए की फील्ड में भी यही बात अप्लाई करती है। जो सीएज अभी भी जीएसटी का रिटर्न भर रहे हैं, इनकम टैक्स का रिटर्न भर रहे हैं, दे आर नॉट रियली एबल टू डू वेल इन टाइम्स टू कम, बिकॉज वो उसी ढर्रे में उसी तरह के रिटर्न भर रहे हैं। पर जिन लोगों ने माइग्रेट कर गए, जो लोग माइग्रेट कर गए साइबर लॉ में, जो माइग्रेट कर गए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, जो माइग्रेट कर गए थे वंस अपॉन अ टाइम टुवर्ड्स कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज एंड ऑल दैट, दे हैव डन मच बेटर। कुछ लोगों ने एडिशनल क्वालिफिकेशन भी हासिल कर ली। तो मैं बच्चों से यही कहूँगा, सीए स्टूडेंट्स को, कि सीए के कोर्स के साथ में आप एक अच्छा तगड़ा कंप्यूटर्स का नॉलेज लें, 1 साल 2 साल का कोर्स करें along with, so that you can compete with any good computer engineer, क्योंकि you have a commercial background, then you will have an engineering background, computer engineering background। ये दोनों background अगर मिल जाएंगे तो I tell you, you will have a phenomenal success। सर क्योंकि अब आपको काफ़ी एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, बिजनेसमैन को इस सीए की इतनी नीड क्यों रहती है? मतलब वो अपने टाइम बचाने के हिसाब से हायर करते हैं सीए को? देखिए, सीए की नीड पहले तो क्यों रहती है, क्योंकि यहाँ के कानून बहुत जटिल हैं, इतने लंबे लंबे चौड़े कानून हैं, दूसरे वो कानून बदलते रहते हैं। आखिर वो बिजनेसमैन भी तो अपने देश में ही रहता है और जितने सारे कानून होते हैं उसको कोई ना कोई अफेक्ट करते हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियल लॉज हो, चाहे वो कमर्शियल लॉज हो, चाहे वो फिस्कल लॉज हो, इनकम टैक्स, जीएसटी सभी हो। और सीए ये माना जाता है, सीए इन कानूनों को समझता है, तो उन कानूनों की पालना करने के लिए, चाहे वो रिटर्न भरना हो जीएसटी का, चाहे वो इनकम टैक्स का, या कोई फैक्ट्रीज के लिए अप्लाई करना है, कोई फैक्ट्री एक्वायर करनी है, कोई मर्जर करना है, कोई डिसोल्यूशन करना है, कोई पार्टनर की डेथ हो गई है, सभी चीज़ों में कहीं ना कहीं कानून इन्वॉल्व होते हैं। तो सीए इज़ द बेस्ट वाई मीडिया, और सीए को लोग इस प्रोफेशन को रिस्पेक्ट भी करते हैं, ट्रस्ट भी करते हैं। डेफिनेटली इट्स अ मोस्ट रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन, प्रोबेबली आज की तारीख में पीपल रेस्पेक्ट मोर देन एनी अदर प्रोफेशन टू चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्योंकि उसका कारण है, किसी को जाके आप अपने घर की बात नहीं बताते, किसी डॉक्टर को नहीं बताते, किसी को वकील को नहीं बताते, आपके पास में क्या है और आपके घर में कहाँ कहाँ क्या रखा हुआ है आप सीए को बता देते हो। इसका मतलब उससे ज़्यादा ट्रस्टेड आदमी आपके पास में कोई दूसरा नहीं है। ट्रेडिशनल पैटर्न और मॉडर्न पैटर्न, ये क्या है? ये कौन सी फील्ड है जो सीए में सीए मतलब पार्ट इसको चूज करते हैं? कौन सा पार्ट चूज करना चाहिए आफ्टर सीए बनने के बाद में? मेरे को, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि ट्रेडिशनल पैटर्न तो वही हो गया कि जिसमें एक सीए बैठ के ऑडिट कर रहा है किताबों की, इनकम टैक्स का रिटर्न भर रहा है या जीएसटी का रिटर्न भर रहा है। ये एक बेसिक हर सीए आजकल यही करता है, मोस्ट ऑफ द सीए यही करते हैं। पर मुझे लगता है कि इसमें सीए की गति नहीं है, इसमें उसको ज़्यादा कुछ सक्सेस, अगर आप सक्सेस
इन फिनेंशियल टर्म्स और इन टर्म्स ऑफ रिकॉग्निशन, और अगर देखेंगे तो यहाँ पे मुझे लगता है कि ये बहुत ही पुराना ढल रहा है और इस पे चलने में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को स्कोप नहीं है। उनको दे विल हैव टू एक्वायर लिटिल मोर क्वालिफिकेशन, एज आई सेड कंप्यूटर क्वालिफिकेशन, सॉफ्टवेयर में, हार्डवेयर में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, या कुछ और नए कानूनों में जैसे साइबर लॉ हो गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया है। यहाँ पे इस फील्ड में CA में बहुत स्कोप है। देयर इज प्लेंटी ऑफ पोटेंशियल इनसाइड द कंट्री एज वेल एज आउटसाइड द कंट्री। सर प्रैक्टिकली स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए? अगर आप कह रहे हैं कि स्टडी है, दे शुड स्टडी ऑल आउट, लेकिन प्रैक्टिकली मतलब कहीं पे जाकर किसी का अकाउंट संभाले या इस तरह का कुछ काम करे, प्रैक्टिकली CA बनने से पहले क्या करना चाहिए? CA बनने के पहले या बाद में? पहले बाद में दोनों? ये CA बनने के पहले तो भाई पढ़ाई करो, ट्रेनिंग करो। हाँ। जिस काम का जो तुम्हारा काम है वो 3 साल की आर्टिकलशिप होती है, उस आर्टिकलशिप को रेस्पेक्टफुली करो, सीरियसली करो, एंड लर्न वॉट एवर अपॉर्चुनिटी यू गॉट टू लर्न। सो दैट इज वॉट नंबर 1 विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और CA बनने के बाद में नाउ इट इज अप टू यू वेदर यू वांट टू गो फॉर ए जॉब और यू वांट टू हैव योर ओन business or industry or whatever you like. The choice is yours, absolutely. तो वो जैसा जिसका टेम्परामेंट होता है, बैकग्राउंड होता है, फाइनेंशियल कंडीशंस होती हैं, जो उनकी एम्बिशंस होती हैं, उन सब के हिसाब से यू हैव टू टेक ए कॉल, एंड एवरी वन हैज़ टू टेक हिज ओन पर्सनल कॉल. इट्स a very personal decision which depends on various factors governing that particular person. सर एक लास्ट क्वेश्चन जी धन्यवाद, बहुत हो गया. मेरा पर्सनल क्वेश्चन ये है कि एक एवरेज CA कितना कमाते हैं? एक एवरेज CA, यार ऐसा सवाल तो फाइनेंस मिनिस्टर ही बता सकता है. मैं तो क्या बताऊंगा एवरेज CA कितना कमाता है, पर मैं कह सकता हूँ कि एवरेज CA को कितना कमाना चाहिए. कमाता है या नहीं कमाता है, क्योंकि इतना मुश्किल एग्जामिनेशन है. कितने बच्चे पास होते हैं आप इमेजिन कीजिए. 10%, 15% या मैक्सिमम हमारे टाइम पे तो 1%, 1.5% होते थे रिजल्ट. 1.5%, 2% भी रिजल्ट बड़ी मुश्किल से आता था. तो जब इतनी सब मेहनत करते हो तो कमाई ठीक ठाक तो होनी चाहिए ना. आज अगर एक MBA अगर 1 लाख रुपए महीना कमा सकता है या 1.5 लाख रुपए, एक ऑर्डिनरी इंस्टीट्यूट से निकला हुआ MBA को अगर 1.5 लाख रुपए मिल सकता है महीने का, तो CA शुड इज डेफिनेटली नॉट लेस देन एनी MBA. आज MBA से तो ज़्यादा ही होना चाहिए ना. अगर MBA को अगर 1.5 लाख रुपए मिल रहे हैं तो CA को तो कम से कम 3 लाख रुपए मिलने चाहिए. That should be the minimum of considering his knowledge, considering his experience. 3 साल की उसने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का. MBA ने तो कुछ नहीं कर रखा, वो तो केवल 2 साल का कोर्स करके बैठा हुआ, और क्या 1-2 एग्जामिनेशन दिए, वो भी इन हाउस एग्जामिनेशन दिया. हमारा कंट्री लेवल का एग्जामिनेशन है, एंड द टफेस्ट एग्जामिनेशन इन इंडिया. और न तो हमारे यहाँ पे कोई कास्ट का चक्कर है, न कोई शेड्यूल का, या कोई भी ऐसा कोई डिवीजन नहीं होता है. हम सबको बराबर मानते हैं. दूसरे एग्जामिनेशन में तो ये भी है कि इसको नंबर ज़्यादा दे दिया या इसको पहले पास कर दिया, वो ज़्यादा दे दिया. हमारे यहाँ तो कोई चक्कर नहीं है. हमारे यहाँ तो सब लोग बराबर हैं. कोई किसी तरह का आपने देखा कि यहाँ पे कुछ नहीं है, तो सब लोग अपने मेरिट पे आते हैं. तो जब इतना टफ एग्जामिनेशन होता है, तो अगर MBA को 1.5 लाख रुपए कमा सकता है, तो she should earn at least 3 lakh rupees to start with, according to me. वो होता है या नहीं होता वो अलग बात है. But at least I expect that CA deserves that. ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर. थैंक यू सो मच. आपने बहुत सारे सवाल पूछे. आई थिंक दे वर ऑल यहाँ वहाँ जा रहे थे सवाल, बट आई ट्राइड टू आंसर योर क्वेश्चंस. आई होप दैट यू आर हैप्पी. थैंक यू सो मच पुलकित जी फॉर बीइंग हियर. And thank you to all your team, good camera team also sitting and smiling, looking at me. So I don't know their names, but then thank you so much, each one of you.